नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान के पाठ 4 डायरी के पन्ने के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं, जो पाठ का शीर्षक है डायरी के पन्ने, यानी यहाँ जो बात की जा रही है डायरी की बात की जा रही है कि जो एन फ्रैंक है इस पाठ की एक तरीके से हम लेखिका ही नहीं कह सकते हैं, उनकी डायरी के ऊपर ही ये संपूर्ण पाठ है। जो एन फ्रैंक थी एक यहूदी परिवार की सदस्य थी और जो एन फ्रैंक की ये डायरी है इसमें हिटलर की यातनाओं से जो यहूदियों का जीवन दुर्भर हो गया था उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि जो एन फ्रैंक थी वो एक यहूदी थी और यहूदियों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था, उसी सब चीज़ों के बारे में हम इस डायरी में, इस पाठ में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस समुदाय ने घोर अमानवीय स्थितियों का सामना किया और जो यहूदी समुदाय थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस समुदाय के लोगों ने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया और ऐसी चीज़ें और ऐसा व्यवहार किया गया जो असहनीय है। और एन फ्रैंक का परिवार भी जो था एक यहूदी ही परिवार था और हिटलर और नाजी समर्थकों के भय से जो यहूदी समुदाय के लोग थे वो गुप्त तहखानों में लंबे समय तक जो थे छुपे रहे और इन्हीं गुप्त आवास में बिताए गए दिनों को डायरी के रूप में जो लिपिबद्ध किया है वो एन फ्रैंक ने किया है। ये जो डायरी थी ये 2 जून 1942 से शुरू होकर 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 1945 में फरवरी या मार्च में नाजी यातना शिविर में एन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके पिता ने 1947 में इस डायरी को प्रकाशित कराया। एन फ्रैंक की जो डायरी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई किताबों में से एक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे एन फ्रैंक के बारे में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें भी एन फ्रैंक का जो है जिक्र हुआ है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और यह डायरी मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी, यानी एक कॉमन सी लड़की थी, 13 वर्षीय एक छोटी सी कन्या थी, उसने अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें लिखा है। बाद में 1952 में उसका प्रकाशन अंग्रेज़ी भाषा में द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस कृति पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक आदि का भी निर्माण हो चुका है। ये जो पाठ है ये अत्यंत सरल है, डायरी शैली में लिखा गया है, डेट वाइज इसमें मेंशन है और कुछ ही 10 दिन के जो अंशों को है इसमें इंक्लूड किया गया है। सिर्फ 10 दिन की ही जो डायरी है उसको ही इंक्लूड किया गया है। आशा करूँगी चैप्टर बहुत ईजी है, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इसको ईजिली समझ पाएंगे। और वीडियो में आपको पाठ कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। तो पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो हिटलर के समय, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर नाजीज़ की जो अत्याचार चल रहे थे समाज में और ख़ासकर यहूदी समुदाय पर, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जो एन फ्रैंक थी और उनका जो परिवार था वो यहूदी था, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इन सब से बचकर रहना था। एन फ्रैंक का परिवार भी 2 साल तक गुप्त आवास में छुपा रहा था। उनके साथ एक और परिवार था, यानी उनके साथ एक और यहूदी परिवार था जो गुप्त यानी उन लोगों से छुपकर रह रहे थे। कुल 8 आदमी 2 साल तक छुपे रहे, यानी 8 आदमी, जो ये सारे 2 फैमिलीज जो छुपकर रह रही थी, कुल टोटल 8 लोग थे। इस दौरान इन लोगों की सहायता फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने की थी और इन लोगों को छुपने में हेल्प जो एन फ्रैंक के फादर थे, उनके ऑफिस में जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले कलीग्स थे, उन लोगों ने भी इनको बहुत हेल्प की। एन ने गुप्तवास में बिताए इन दिनों को अपनी डायरी में शब्दबद्ध किया था और जो एन थी, जो उसने इन गुप्तवास के दौरान जो भी चीज़ें भोगी, सही या जी, उन सब चीज़ों को अपनी डायरी में लिखा। डायरी उन्होंने ऐसा कोई पर्पसली नहीं लिखी थी कि छपेगी या कुछ, उसने नॉर्मल जो हम लोग डायरी लिखते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी थी, हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया, वो सब चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में लिखी। इस डायरी में चित्रित की गई स्थितियों को पढ़ने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस है उस समय की वो स्टोरी लिख रही है और उसके साथ जो जो हो रहा है, तो ऑब्वियस है हम भी अगर इसको रियलिटी में पढ़ेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह नाजी अत्याचार की कहानी कहने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। एक होता है ना हमारे पास कोई हिस्टोरिकल किसी देश के बारे में कुछ आता है कि उन लोगों ने अपने तरीके से लिखा, लेकिन ये एक जिसके साथ ये यातनाएं हो रही थी, जो इन सब चीज़ों को भोग रहा था, जो एक भोगता है, जिसने इन सब चीज़ों को सहा है, उस एक होता है लेखक, किसी एक फॉर एग्जांपल एक मूवी बन रही है, मूवी बना रहा है डायरेक्टर,
जिसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको उसने सुना और उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करके उसने मूवी बना दी। लेकिन यहाँ तो जिसके साथ जो हुआ है, जिसने जो भोगा है, उसने ही अपनी डायरी को, उसकी ही डायरी एज इट इज़ जो है प्रिंट हो गई। तो उसने बहुत ही जीवंत तरीके से अपने इस दस्तावेज को और अपने साथ हुए अत्याचार को यहाँ लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर 8 लोग पकड़े गए और 4 अगस्त 1944 को किसी ने उनकी खबर दे दी, किसी ने बता दिया कि ये 2 परिवार यहूदी लोग यहाँ छुपे हुए हैं और वो लोग पकड़े गए। सौभाग्य से यह डायरी पुलिस के हाथ नहीं आई, क्योंकि अगर पुलिस के हाथ ये डायरी लग जाती तो वो और ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते कि उनके अगेंस्ट इतनी चीज़ें इस डायरी में लिखी है। यह डायरी चिट्ठी की शैली में लिखी गई है, जैसे किसी को हम लेटर लिखते हैं। और एन फ्रैंक में अभी अपने जन्मदिन के उपहार में मिली गुड़िया किटी को संबोधित करते हुए डायरी लिखी है। और ये जो डायरी वो लिख रही है, वो अपनी डॉल जो उसको बर्थडे पे मिली थी एन को, वो जिसका नाम किटी है, उसको संबोधित करते हैं, जैसे वो उससे बात कर रही है लेटर के थ्रू, तो वो उसको संबोधित करते हुए उसने पूरी डायरी लिखी है। तो आशा करूँगी पाठ आपको आसानी से समझ आएगा और चैप्टर बहुत ईजी है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये कहूँगी कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने इस डायरी से संबंधित सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का उल्लेख किया गया है, यानी 2 साल तक उसने वो डायरी लिखी, लेकिन हमारी इस चैप्टर में सिर्फ 10 डेज़ का उल्लेख यहाँ हमें मिलता है, जिसमें बुधवार 8 जुलाई 1942 के पन्ने पर एन फ्रैंक ने गुप्त आवास में जाने वाले दिन की चर्चा की है। वह बताती है कि उसकी बड़ी बहन को ASS से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि क्या था, अभी तक वो लोग छुपे नहीं थे, लेकिन वहाँ से जर्मन जो ये था हिटलर के एक काफ़ी मतलब यहूदियों को वहाँ बुलाया जा रहा, और ख़ासकर एक जवान लड़की को, उसकी बड़ी बहन को वहाँ से बुलावा आया। तो ये बहुत टेंशन की बात थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी उनका प्लान आगे था कि वो आगे जाके छुपेंगे 2-4 दिन बाद, लेकिन ये बुलावा आने से वो उसी दिन छुपने का, गुप्तावास में जाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने साथ जल्दबाजी में अजीबोगरीबे चीज़ें जो थी भर डाली थी। यानी एकदम से आपका प्लान बना, आपको छुपना है। पहले तो ये था 2-4 दिन बाद छुपेंगे, तो उनको उसके अकॉर्डिंग वो सामान रखते, लेकिन अब अचानक से उनको बोला है कि छुपना है और गुप्त आवास में चलना है। तो हड़बड़ी में जिसके हाथ जो सामान लगा, जिसने जिस तरीके से अपनी पैकिंग की उन्होंने की, और जल्दबाजी में एन बताती अपनी डायरी में उसने अजीबोगरीबे चीज़ें रख ली, लेकिन वह सबसे पहले अपनी डायरी ही रखती है। और उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि वो एक 13 साल की बच्ची है, तो उसको कपड़ों वपड़ों का इतना नॉलेज नहीं है। उसने अपने लिए जो समझ आया, डायरी उसकी फेवरेट थी क्योंकि वो उसे गिफ्ट मिली थी, टॉयज़ उसके फेवरेट थे, टॉयज़ रखे, और कपड़े भी उसने कोई ज़्यादा खास बहुत सारे नहीं रखे। घर के और ख़ानदान के परिवार ने गुप्त आवास के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, और जो घर के सभी लोग थे और जो दूसरी फैमिली के लोग थे, उन्होंने सब ने गुप्त आवास के लिए जो भी मेंटेनेंस करनी थी, जो जो ज़रूरतें थी, वो सब उन्होंने कर ली। गुरुवार 9 मई 1942 के पन्ने पर अपने छुपने के स्थान के बारे में बताती है, और 9 मई 1942 की पेज पर जो एन फ्रैंक है वो अपने छुपने के बारे में बताती है कि किस जगह पर वो छुपे हैं, और वो बताती है कि यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है, और वो बताती है अपनी डायरी में वो अपने पिता के ऑफिस में छुपे हैं। वह वहाँ की बनावट के बारे में भी एक्सप्लेन करती है, और वहाँ जाने के बाद कमरों में रहने वालों के बारे में भी बताती है। और मतलब उसने अपनी इस डायरी में, जो डायरी का पन्ना है 1942 का 1942 का, उसमें बताया है कि वो अपने पापा के ऑफिस में छुपे हैं, और वहाँ की बनावट कैसी, वो ऑफिस कैसा बना हुआ है, कौन सा दरवाज़ा कहाँ है, क्या है वो, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रखी हैं, और वहाँ जाने के बाद कमरों में रहने के बारे में भी बताती है। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 के पन्ने में एन फ्रैंक ने अपने गुप्त आवास में बिताए पहले दिन के बारे में लिखा है। गुप्त आवास में पहुंचने पर उसकी माँ और बहन बुरी तरह थक जाती हैं। क्यों थक जाती है? क्योंकि एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। ऑब्वियस है, जहाँ वो रहते नहीं हैं और वो कहीं गए हैं और उसको अपने घर की तरह मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी समय उन लोगों को लग रहा है, और इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जो है थकावट हो रही है। आगे शनिवार 28 नवंबर 1942 वाले पन्ने पर एन ने अपनी और अपने साथ के लोगों के द्वारा दिन बिताए जाने के बारे में लिखा है। अपने
साथ रहने वाले मिस्टर डेसेल के व्यक्तित्व के बारे में भी बताया, और उनके साथ जो मिस्टर डेसेल रहते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में भी एन ने बताया है। वे अपनी मानसिक स्थिति के बारे में भी बताती है। ऑब्वियस सी बात है, आप 2 साल तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप उन्हीं रूम्स में उन लोगों से छिप कर रह रहे हो, आप किसी के सामने नहीं आ सकते, और ऊपर से आप छोटे से 13 साल के बच्चे हो, तो आपकी सिचुएशन, जैसा कि हमारे साथ लॉकडाउन में भी ये सिचुएशन हो चुकी है, घर में कैद हो गए थे, तो वैसी स्थिति उनके साथ भी वो रही थी, और उनकी जो मानसिक स्थिति थी उन पर भी बहुत बुरा उन चीज़ों का असर पड़ रहा था। डायरी में अपनी उल जुलूल बातों का भी उल्लेख करती है, और ऑब्वियस है किसी न किसी तरीके से टाइम पास करना है, तो और भी बहुत सी उल जुलूल बातों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। शुक्रवार 19 मार्च 1943 वाले पन्ने पर एन ने गुप्त आवास के बाहर की दुनिया के बारे में उल्लेख किया। और वैसे वो जा नहीं सकती, लेकिन छुप छुप कर वो देख जरूर सकती है। हॉलैंड की स्थिति कठिन होती जा रही थी। सरकार ने 1000 गिल्डर और 500 मूल्य वाले गिल्डर नोट को असामान्य कर देती, यानी जो वहाँ की करेंसी है उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा, उनकी वैल्यू जो है कम कर दी जाती है। इससे क्या होता है, उनके परिवार की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस है उनके पास जो पैसा था उसकी वैल्यू जो है अब कम होती गई है। साथ रहने वाले डसेल के बारे में भी बताती है। हिटलर और जर्मन सैनिकों के बीच संबंधों का भी संकेत मिलता है, यानी वो अपनी डायरी में इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, जैसा कि वो अपने घर के बारे में बताती है, कहाँ छुपी है उसके बारे में बताती है, क्या दिनचर्या वो करती है, कैसे टाइम पास करती है, मानसिक सिचुएशन पे, जो मानसिक स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ जो उनके साथ रहने वाले डसेल उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताती है, और हिटलर और जर्मन सैनिकों के बीच के जो संबंध हैं उनका भी संकेत हमें इस कहानी में, इस डायरी में देखने को मिलता है। उस दौर में जर्मन सैनिकों को हिटलर की छवि उन्माद से भर देती थी, और उस समय जो जर्मन के जो सैनिक थे वो हिटलर को अगर देख भी लेते थे तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आती थी, वो उसको अपना एक तरीके से गुरु मानते थे, उनको अपना वो सब कुछ मानते थे, ठीक है, हिटलर को, जर्मन के जो सैनिक थे। तो यहूदियों पे तो वो उत्पीड़न कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, तो यहूदियों के लिए तो वो किसी राक्षस से कम नहीं थे। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 के पन्ने पर एन अपनी नई रुचियों, अपनी इंटरेस्ट और अपनी जो दिनचर्या है उनको चित्रित करती है। वह अपने वंश की तालिका जान लेती है। अपनी वंश की तालिका यानी वो अपने फैमिलीज़ के बारे में जान लेती है। और बस इतना टाइम है उन लोगों के पास, तो वो अपनी वंश की, जैसे बोलते थे फैमिली ट्री, तो वो अपने वंश की तालिका के बारे में भी जान लेती है। बीबीसी रेडियो को वो सुनती है, वह फिल्मों को देखती है, उनके बारे में ढेर सारी जानकारी जो है इकट्ठी करती है। वह रोज़ाना नई केश सज्जा रखती है, फिर लोगों के कहने पर उसे ख़त्म भी कर देती है। यानी वो सब कुछ अपने बारे में, वो सब कुछ एन जो है अपनी डायरी में बता रही है, किस तरीके से, किस डेट पर क्या वो लिख रही है। बुधवार 28 जनवरी 1944 के पन्ने में एन अपनी और साथ के लोगों की ऊब भरी मानसिकता की चर्चा करती कि किस तरीके से वो लोग एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्या से वो बोर हो रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनकी मेंटालिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बंधे और एक ही तरह के जीवन को लोग बुरी तरह परेशान हैं, यानी वो बंधे हुए हैं, फ्री नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, जो रूटीन है डेली वही वो चल रहा है, लेकिन इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बातचीत के सारे जो विषय हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और चुटकुले और लतीफ़े अपना अर्थ एवं प्रभाव खो चुके हैं। मतलब 2 साल तक यही चीज़ें डेली करना, कहाँ से कोई डेली इतना कंटेंट लाए, जब आप सोशल लाइफ से ही बिल्कुल कट चुके हो, आप सिर्फ 8 लोग और एक साथ ही रहते हो, आप में से एक भी बंदा जो है बाहर नहीं निकलता है, तो सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है, सबके साथ इंटरेक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, तो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है, सब प्रभावहीन हो चुकी हैं। और जो लोग उनको छिप कर रहने में हेल्प कर रहे हैं वो उन लोगों के बारे में भी चर्चा करती है। ऐसे लोगों की सहायता से ही कई यहूदी परिवार एवं लोग अपना जीवन बचाए हुए हैं, और ऐसे ही जो हेल्पफुल लोग हैं, जो कई यहूदी परिवारों को बचाए हुए, छिपाए हुए, उनकी वजह से ही बहुत से परिवार जो हैं, यहूदी परिवार जो हैं, आज जीवित हैं। जीवन की कठिन होती परिस्थितियों के बारे में भी बताते हैं, किस तरीके से जीवन जीना है वो मुश्किल होता चला जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में भी इस डायरी में हमें देखने को मिलता है। बुधवार 29 मार्च 1944 के पन्ने पर एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के बारे में अपनी सोच, यानी अपनी सोच और अपने सपने को व्यक्त किया है, कि उनकी डायरी के बारे में जो वो लिख रहे हैं उसके बारे में क्या सोच और उनका क्या सपना है। युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पत्रों के संग्रह करने की सरकारी घोषणा से वो बहुत रोमांचित हो जाती, यानी कोई युद्ध हुआ है उसके बारे में सरकार द्वारा कुछ पब्लिश किया गया है, या वहाँ के लोगों द्वारा कुछ पब्लिश किया गया है, तो उन सब चीज़ों से तो वो बहुत रोमांचित
हो ही जाती है। लेकिन ये एक ऐसी डायरी है जिसने एक भोक्ता, जिसने जो खुद इन सब चीज़ों को फेस किया है, उसका खुद का एक जीवंत वर्णन हमें देखने को मिलता है। वह अपनी डायरी में होने वाले वर्णनों के बारे में खुद रोमांचित है, और जो जो अपनी डायरी में उसने एक्सप्लेन किया वो खुद बहुत ज़्यादा रोमांचित है उन सब चीज़ों को जानकर समझकर। इसी पन्ने पर वह हॉलैंड के समाज में गिरी हुई स्थिति के बारे में भी बताती है, और जो हॉलैंड में जो समाज है, ये जो यहूदी समाज की जो स्थिति है दिन पर दिन गिर चुकी है और बहुत बदतर हालत में, उन सब के बारे में भी बताती है। चारों तरफ भूख, गरीबी, चोरी, अनैतिकता और बेरोजगारी फैली हुई है। उसे लगता है कि खराब हालत के बाद भी बहुत कम लोग गलत पक्ष में हैं, और एन को अभी भी लगता है कि इन सब यातनाओं के बाद भी कोई अपना ज़मीर नहीं खो चुका है, फिर भी लोग जो है गलत के साथ नहीं है, वो सही के साथ हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 के पन्ने पर एन ने युद्ध के बीच अपने युवा दिल की धड़कन के बारे में लिखा है। यानी इन सब चीज़ों की भी तौर पर जब बच्चा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो जो उसको महसूस हो रहा है किसी के लिए, किसी की तरफ, वो जो अट्रैक्शन है उसको भी उसने लिखा है। और वानदान के बेटे पीटर से उसके हार्दिक तौर पर लगाव हो जाता है। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर ड्रेसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। मंगलवार 13 जून 1844 के पन्ने पर एन किट्टी को अपने जन्मदिन के बारे में बताती है। 12 जून को उसका जन्मदिन था। गुप्तवास में रहते हुए भी उसका जन्मदिन जो था मनाया गया था। उसे ढेरों उपहार उन लोगों ने दिए। इस पुस्तक में संकलित यह डायरी का अंतिम पेज है। इस पेज पर एन ने अपनी सोच और समझ की व्यापकता को प्रदर्शित किया। यानी छोटी सी बच्ची ने जो सब चीज़ें फेस की उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, और जो उसका नज़रिया था उसको उसने प्रकट किया है। वह युद्ध में विभिन्न देशों की भूमिका, डच लोगों की इंग्लैंड आदि देशों के प्रति मानसिकता का भी वर्णन उसने किया है। वह अपने व्यक्तित्व का तुलनात्मक मूल्यांकन भी करती है। तुलनात्मक मूल्यांकन, वो जो उसका व्यक्तित्व है वो भी उसकी तुलना करती है और उसका मूल्यांकन भी करती है। वह अपने साथ रह रहे मिस्टर ड्रेसेल और मिसेस वानदान के व्यक्तित्व की तुलना अपने से करती है। यानी उन दोनों के व्यक्तित्व को खुद से कंपेयर करती है। इसी उल्लेख में वह अपने बारे में कहती है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। वह पीटर से अपने संबंधों की भी छानबीन करती है कि क्या जो उसका अट्रैक्शन है वो रियल है। वह समझना चाहती है कि पीटर का उसके जीवन में क्या महत्व है। पीटर के व्यक्तित्व को अपने को भी समझने का वो कोशिश करती है। अपने बंधे होने का दुख उसे गहरे तक सालता है। प्रकृति के प्रति अपने तीव्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए उसका दर्द सामने आ जाता है। इसी अंश में वह दुनिया में स्त्रियों की स्थिति का वास्तविक एवं प्रामाणिक उल्लेख करती है। उसे भविष्य के संबंध में जिन बातों की आशा की थी आज वह सब पूरी हो रही है। यानी जो भी उसने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की होगी, ठीक है, अपनी डायरी में लिखा होगा, एक्सपेक्ट किया होगा, वो आज सब चीज़ें जो है सच हो रही है। स्त्रियों का जीवन बदल रहा है। इसी सपने के साथ एन की डायरी का ये अंश जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो एन की डायरी है, एन फ्रैंक की डायरी है, और जो हमारा पार्ट है डायरी के पन्ने, यहाँ समाप्त हो चुका है। ये पार्ट बहुत इजी है छात्रों, इसमें बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन फोकस ये है कि एन फ्रैंक ने जो जो सहा उन सब चीज़ों को डायरी में मेंशन किया है। सिर्फ 10 पेजेस को इंक्लूड किया गया है। जो भी 10 डेज थे उसने डायरी में लिखे हैं, डेट वाइज है, पत्र शैली में लिखा है। और मैं आपको यही रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन के बाद आप खुद भी एक बार इसको बुक में ज़रूर चेक करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने जो एक्सप्लेनेशन में देख लिया वो इनफ है, लेकिन मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ कि एक बार प्लीज़ आप बुक में भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, हर चीज़ को डेट वाइज देखें, और किस डेट में किस बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ कहा गया उसको अंडरलाइन करें, उसको नोट करें और अच्छे से इस चैप्टर को समझें। वैसे तो मैंने जितना समझाया वो इनफ है। एन फ्रैंक ने अपने साथ जो भी बीता, जो भी हुआ, क्या क्या सहा, क्या क्या भोगा, उन सब चीज़ों का उसने वर्णन किया, और वही मैंने आप सबको मेन चीज़ें जो है यहाँ बता दी हैं। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ आपको कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।